हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग की सामान्य सिद्धांत। अर्थात सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिन्हें सामान्यतः किन्हीं प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया गया है, अर्थात सामान्य व्यवहार के आधार पर इन सिद्धांतों को बनाया जाता है। तो इन सिद्धांतों को सामान्य सिद्धांत कहते हैं। तो जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका क्या उद्देश्य आपका टीचिंग में होता है और किस प्रकार से वो आपकी टीचिंग को प्रभावशाली और रुचिकर बनाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का जो पहला सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यानी सिलेक्शन, आपको सामग्री का चयन करना है। ठीक है, तो सामग्री का चयन करते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस क्लास के लिए इस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उस क्लास के बच्चों की उम्र क्या है, उनका स्तर क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है। इन आवश्यकताओं के अनुसार जो है आपको शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ये जो सामग्री हो, ये जो आपका वास्तविक जो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसका वास्तविक प्रतिनिधि ये हो। ये सामग्री ऐसी होनी चाहिए, या शिक्षण सहायक सामग्री जिसका आप प्रयोग करना चाह रहे हैं ये सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अर्थात जो एक्सपेक्टेड चेंज आप अपने बच्चों के व्यवहार में, अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में लाना चाहते हैं, आप उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपकी सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो आपके बच्चों की रुचि उत्पन्न करे, आपके पाठ में, आपके कंटेंट में आपके बच्चों की रुचि को उत्पन्न करें और इसके साथ साथ बच्चों को कुछ नया करने और सीखने के लिए अभिप्रेरित करें। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी जब आप जो है सामग्री का चयन करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा आपका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, यानी तैयारी या उपक्रम का सिद्धांत। जब आप चयन कर लेते हैं तो आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी जो आप सामग्री आप करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है सामान्यतः आप उन्हें दो माध्यमों से प्राप्त करते हैं, या तो आप उन्हें बाजार से खरीदते हैं और या तो आप उन्हें स्वयं निर्मित कर रहे हैं। तो एक टीचर के रूप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने द्वारा निर्मित सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सामग्री को बना रहे हों तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय चीज़ है या स्थानीय स्तर पे जो हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध है, हम उस सामग्री का प्रयोग अपने सहायक सामग्री को तैयार करने में करें। इसके बाद सामग्री निर्माण से पहले हमें जो है कुछ प्रशिक्षण, कुछ ट्रेनिंग इसके बारे में जरूर ले लेनी चाहिए कि हमें सामग्री को कैसे तैयार करना, इसका साइज कैसे होगा, इसमें कितनी चीज़ों को जोड़नी, कितनी चीज़ों को हटानी है, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों से विमुख ना हो। तीसरा मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि स्वनिर्मित सामग्री का अधिकाधिक एक टीचर को उपयोग करना चाहिए और सामग्री के निर्माण में आप बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी जब आप सामग्री तैयार कर रहे हो, टीएलएम तैयार कर रहे हो, तो बच्चों को यदि आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो इससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, कार्य करने की जो उनकी क्षमता है, यानी उनकी एक्टिविटी के साथ जो लर्निंग है या लर्निंग बाय डूइंग की जो प्रोसेस है उसको हम साकार कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा आपका सिद्धांत हो गया वो है तैयारी का सिद्धांत या उपक्रम का सिद्धांत। यस, तीसरा सिद्धांत आपका है प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी संचालन एवं प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। आपने जो मटेरियल तैयार किया है, आपने जो सामग्री तैयार की है, सबसे पहले तो एक टीचर को उसका रख रखाव कैसे करना है आपको ये ज्ञात होना चाहिए
कि सामान्यतः सामग्री में हम कई बार जो है चार्ट या मॉडल की बात करते हैं, लेकिन जैसे विज्ञान के विषयों में बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जो बच्चों को शारीरिक रूप से हानि पहुंचा सकती है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, तो इसके रख रखाव के बारे में, संचालन के बारे में एक टीचर जो है भली भांति जो है उसको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण की यदि हम बात करें, तो जब आप कोई टीएलएम तैयार करते हैं, कोई सामग्री तैयार करते हैं, तो इसको जब आप वास्तव में क्लास में प्रस्तुत करने के लिए ले जाएं, तो इसको क्लास में प्रस्तुत करने से पूर्व आपको अपने स्तर पे थोड़ा इसका प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि आप अपने अपना जो आपका टॉपिक है, आप अपने टॉपिक के इस वाले पॉइंट पे जो है सामग्री को खोलेंगे, इन पॉइंट को जो है सामग्री के द्वारा क्लियर करेंगे और उसके बाद अपनी सामग्री को क्लोज कर देंगे। क्योंकि लगातार माना आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार आपका चार्ट जो है टीचिंग की शुरुआत से लेकर और अंत तक आपका खुला नहीं होना चाहिए। जब आप चार्ट का प्रयोग करें, तो ठीक आप चार्ट का प्रयोग वहीं पे करें जहां पे इसकी आवश्यकता है, और उसके बाद चार्ट को बंद कर दें। या दूसरी कोई सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद सामग्री प्रयोग के संबंध में पूर्ण रूप से आपको परिचित हो जाना चाहिए कि जो सामग्री आपने चाहे तैयार की है, चाहे कोई मशीन है, आप कोई बाहर से लाए हुए हैं, तो उसके जो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उसकी जो हैंडलिंग आप कैसे करेंगे, उसको हैंडल कैसे करेंगे अपने टीचिंग के दौरान, तो इसके बारे में आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए। और सामग्री को हम जब प्रस्तुत करें, प्रेजेंट बच्चों के सामने करें, तो हम इस प्रकार से करें कि सबसे पहले तो सारे बच्चों की नज़र उस सामग्री पे पहुंच जानी चाहिए। आप कोई मॉडल दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, ग्लोब दिखा रहे हैं, या दूसरे प्रकार का मटेरियल आपने तैयार किया हुआ है, तो सारे बच्चे उसे आसानी से देख लें। यानी क्लास में भगदड़ वाली स्थिति ना हो, या ऐसा ना हो कि पीछे वाले बच्चे बिल्कुल उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा करने से फिर आप अपने उद्देश्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सारे बच्चे जो है आपके मटेरियल को अच्छे तरीके से देख पा रहे हों, उसका निरीक्षण कर पा रहे हों, तथा उससे ज्यादा लाभ ले पा रहे हों। तो आपको अपने प्रस्तुतिकरण में इन बातों का ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था कि जब आप सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इससे बच्चों की जो रिकॉग्निशन पावर होती है, जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। उनके अंदर जो है प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होती है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो जब ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सामग्री को बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो ये था आपका तीसरा, संचालन एवं प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जब आप जो है सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। चौथा सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया यानी क्रिया के फलस्वरूप जो क्रिया की जाती है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जब भी अध्यापक किसी सामग्री का शिक्षण के दौरान प्रदर्शन करता है या इससे जुड़ी हुई कोई क्रिया करता है, तो छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया अवश्य होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप जो है आप बिल्कुल प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चे जो है निष्क्रिय श्रोता बन के या निष्क्रिय दर्शक बन के आपकी जो है प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। ऐसा करने से फिर आप जो है जो इसकी मूल भावना है उसको साकार हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सहायक सामग्री का उद्देश्य है कि हम बच्चों को एक्टिव रख पाए, हम लर्निंग बाय डूइंग है उस सिद्धांत के अनुसार कार्य कर पाए, हम बच्चे के ज्यादा से ज्यादा जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको एक्टिवेट कर पाए, उनके अंदर प्रश्न पूछने की शक्ति का विकास कर पाए, उनकी जो निरीक्षण शक्ति है, ऑब्जर्वेशन पावर है, उसका विकास कर पाए, उनकी जो रुचि है उसको जो है जागृत कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए। तो इन सारी चीजों के लिए ये आवश्यक है कि बच्चों को प्रतिक्रिया के अवसर अधिकाधिक हो। ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको ऐसे प्रस्तुत आपको अपनी सामग्री को करना है कि आपके जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रतिक्रिया आपकी मटेरियल के प्रति दें, और आपको उनकी प्रतिक्रियाओं का सम्मान करना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द रिस्पॉन्सेज ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है। और उन रिस्पॉन्सेज को आपको अपने पाठ के विकास में प्रयोग करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिक, ओरिजिनल या ऐसा क्रिएटिव आंसर आता है जो आपने आज तक सुना ही नहीं।
ठीक है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे के रिस्पॉन्सेज का जो है क्या करना है, सम्मान करना है और अपने पाठ को डेवलप करने के लिए उन रिस्पॉन्सेज को प्रयोग करना है। छात्र इस दौरान जब हम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, जब हम रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः बच्चे दो प्रकार के रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एक शारीरिक प्रतिक्रिया और दूसरा मानसिक प्रतिक्रिया। ये आपकी जो सामग्री है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि आपकी सामग्री क्या है। यदि आप मशीन वगैरह का कुछ प्रयोग अपनी टीचिंग के दौरान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे क्या करेंगे, शारीरिक रूप से एक्टिवेट होकर जो है मशीन का संचालन कैसे करना है, उसकी विभिन्न जो बटन्स हैं, उसके विभिन्न जो स्विच हैं, उनको कैसे चालू करना है, तो इसके बारे में वो शारीरिक प्रतिक्रिया देंगे। और मानसिक प्रतिक्रिया अर्थात उसको रिकॉग्नाइज करके जो है विभिन्न प्रकार की जो उनके विचार, मन में विचार आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, तो वो उन विचारों को आप तक पहुंचा सकते हैं या उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को आपको पूछ सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का अध्यापक को सम्मान करना चाहिए, जो हम पहले ही बता चुके हैं, और अपने पाठ के विकास में इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चौथा सिद्धांत आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सेस या रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद जो पांचवा आपका सिद्धांत है और ये अंतिम सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण चरण आपका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी कार्यक्रम, किसी भी गतिविधि या किसी भी प्रक्रिया के गुण दोषों की व्याख्या कर सकते हैं और उसकी प्रभावशीलता का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज लागू होती है कि आपने जो सामग्री अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की है, क्या वो प्रभावशाली है, क्या उस सामग्री के प्रयोग के द्वारा आप अपने निहित लक्ष्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, जो परिवर्तन आप अपने बच्चों के ऊपर लाना चाह रहे हैं, क्या आप उन परिवर्तनों को ला पा रहे हैं। तो मूल्यांकन के सिद्धांत के अंतर्गत आपका आता है कि सामग्री के प्रयोग के दौरान, जब भी आप जो है टीचिंग के दौरान किसी भी टीचिंग एड का प्रयोग कर रहे हैं, तो बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन होता रहेगा, आप प्रश्न उनसे पूछते रहेंगे या उनके रिस्पॉन्सेज आप लेते रहेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो सामग्री तैयार की है वो कितनी उपयोगी और प्रभावशाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस सामग्री को प्रेजेंट करके या इस सामग्री के प्रदर्शन के द्वारा केवल समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो मूल्यांकन आपका होना चाहिए। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपने देखा कि इसके द्वारा तो छात्रों का मूल्यांकन होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है अध्यापक का भी इसमें मूल्यांकन होता है कि अध्यापक ने जिस सामग्री का निर्माण किया है वो कितनी प्रभावशाली है और वो किस इफेक्टिवनेस के साथ यानी किस प्रभावशीलता के साथ उसका प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, तो कई बार हम बहुत अच्छी सामग्री बना लेते हैं या बहुत अच्छी मशीन्स हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग प्रॉपरली करना नहीं जानते। तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सामग्री के निर्माण के बारे में और सामग्री के प्रयोग के बारे में मूल्यांकन के द्वारा या जब हम क्लास में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इसके द्वारा हम किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाएं कि इस सामग्री का निर्माण बहुत अच्छा हो रखा है या इसमें सुधार की आवश्यकता है, इस सामग्री के प्रयोग में कुछ कमियां हैं, इनमें किन स्तरों पे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो है पूरी शिक्षण की प्रक्रिया का भी जो है आप इनके द्वारा या इन सामग्रियों के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये आपके थे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत। इस वीडियो को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का और दोस्तों का धन्यवाद। आप वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।